दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयाणी में। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ पर्सन बैंक जो अपना आया था राट पब्लिकेशन के माध्यम से, उसके माध्यम से हमने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक हैं वो लगभग कंप्लीट करवा चुके हैं, सॉल्यूशन उनका करवा चुके हैं। और जहाँ पर मुझे लगा कि ये टॉपिक हैं ये वन लाइनर के माध्यम से बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, तो वो मैंने वन लाइनर के माध्यम से भी करवाए हैं। और दोस्तों उसी क्रम के अंदर आपकी डिमांड के अनुसार ज्योग्राफी का भी अपने जो वन लाइनर बुक है उसके माध्यम से उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करवाया है। पृथ्वी की गतियाँ वाला जो टॉपिक था उससे हमने 2 वीडियो छोटे छोटे बनाए हैं। और उसी क्रम के अंदर आज का हमारा टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों दोनों को प्रकाश सूर्य से मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य एक तारा है और अगर तारे की परिभाषा देखी जाए तो वे खगोलीय पिंड जिनमें अपने स्वयं का प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं तारा। और इस दृष्टि से सूर्य एक तारा है और पृथ्वी और चंद्रमा को सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 है ये अपना, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्यों? तो दोस्तों अपनी बुक के अंदर भी इसके अंदर करेक्शन कर लेना आंसर में, क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन गति और परिक्रमण गति समान है। देखो चंद्रमा की घूर्णन गति भी 27.3 दिन है, यानी जिस प्रकार से पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष के ऊपर उसी प्रकार से चंद्रमा भी घूर्णन करता है अपने अक्ष पर। 27.3 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। और जिस प्रकार पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते परिक्रमा करती है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी अपने ग्रह पृथ्वी के चारों ओर है वो एक चक्कर लगाता है। और उसकी गति भी 27.3 दिन यानी 27.3 दिन में ही यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि चंद्रमा की घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों गति समान है 27.3 दिन। इसी वजह से हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है, यानी लगभग आधा भाग। अगर इसको बिल्कुल सटीक देखा जाए तो लगभग 59% भाग है वो हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को। यानी पूर्णिमा को हमें पूर्ण चंद्रमा के दर्शन होते हैं। और महीने में केवल एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग हमारे सामने होता है, पृथ्वी के सामने। ये होता है अमावस्या को। यानी कि अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता और पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से लास्ट के अंदर इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी। सूर्य ग्रहण की घटना किस तिथि को घटित होती है? तो दोस्तों अमावस्या को होती है। जबकि जब चंद्र ग्रहण की घटना है वह कब घटित होती है? वह होती है पूर्णिमा को। यानी याद करना है कि सूर्य ग्रहण है वह अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण है वह पूर्णिमा को होता है। और लेकिन यहाँ पर ये एक बात और साथ में याद करनी है कि हर पूर्णिमा यानी प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण की घटना घटित नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष के ऊपर 5 डिग्री झुका हुआ है, इस वजह से। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य ग्रहण कब होता है? यानी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? तो दोस्तों इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यानी सूर्य सबसे ऊपर है अपनी स्थिति में और पृथ्वी अपनी जगह है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। इस वजह से सूर्य का जो प्रकाश है वह पड़ता है सीधा चंद्रमा के ऊपर, और इस वजह से उसकी छाया है वो अपने पृथ्वी के ऊपर पड़ती है और हमें ऐसा लगता है कि सूर्य है वो आधा कटा हुआ है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो क्या होगा कि सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी के ऊपर आएगी और पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। इस वजह से हमें चंद्रमा कटा हुआ दिखाई देगा। तो ये घटना होती है कब? पूर्णिमा को। जबकि सूर्य ग्रहण की घटना होती है अमावस्या को। लेकिन प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को ये घटनाएं घटित नहीं होती है। ये प्रश्न भी हमने कर लिया। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? क्योंकि चंद्रमा अपने 105 डिग्री झुका हुआ है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण को किससे मापा जाता है? तो दोस्तों ये डेजोन स्केल से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा
दोस्तों ध्यान से देखना इस प्रश्न की, ये प्रश्न अभी ताज़ा आया हुआ है एग्जाम में। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सरल रेखा में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहेंगे हम युति, वियुति, सिजगी। यानी तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, युति भी कह सकते हैं, वियुति भी कह सकते हैं, सिजगी भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने लायक बात ये है, यहाँ पर इनका क्रम नहीं पूछा, यानी तीनों एक सीध में होनी चाहिए। तो यह स्थिति पूर्णिमा के दिन भी बनती है और यह स्थिति अमावस्या के दिन भी बन सकती है, यानी सूर्य ग्रहण के समय भी और साथ में चंद्र ग्रहण, दोनों स्थितियां हैं वो युति, वियुति और सिजगी कहलाएंगी, क्योंकि दोनों स्थितियों के अंदर, सूर्य ग्रहण में भी चंद्र ग्रहण के अंदर भी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते, चाहे क्रम उनका कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा कितने प्रकार की गतियां करता है? तो दोस्तों जिस प्रकार से पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती हैं, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, उसी प्रकार से चंद्रमा की भी दो गतियां होती हैं। अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन करता है और पृथ्वी के चारों ओर पूरा उसे पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। ये याद रखना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के और जो चक्कर लगाता है वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगाता है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जब समीपस्थ स्थिति में होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? दोस्तों जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी तो दो स्थिति में होती थी, सबसे निकटतम, सबसे दूरस्थ, उपसौर अपसौर के नाम से जानते थे। उसी प्रकार से चंद्रमा भी जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो जब सबसे समीपस्थ स्थिति में होता है, यानी सबसे पास होता है, उस स्थिति को कहेंगे हम पेरिजी। पर आगे लग गया, मतलब वो चीज़ छोटी हो गई, ठीक है। और जब पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होगा तो उसकी जो रोशनी है, उसका जो प्रकाशमान भाग है वो और ज़्यादा दिखाई देगा। इस वजह से उसको सुपर मून और फुल मून भी कहते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सबसे दूरस्थ स्थिति में होता है, सबसे दूर होता है, उस स्थिति को हम कहेंगे एपोजी। अप का मतलब होता है ऊपर, यानी कि एपोजी। तो ये दोस्तों याद रखो, उपसौर और अपसौर ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से संबंधित है, जबकि पेरोजी और एपोजी ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अधिकतम व न्यूनतम दूरी से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, जब किसी कैलेंडर माह में दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाला चांद क्या कहलाएगा? तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर दो चार ये जो शब्द है इनको थोड़ा अच्छे देखना, ब्लू मून, एक है ब्लड मून, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देखना। एक आया तो ऊपर सुपर मून, फुल मून। तो दोस्तों फुल मून, सुपर मून तो कहेंगे जब एक माह के अंदर दो पूर्णिमा हो, और दूसरे पूर्णिमा वाले चांद को उसको कहेंगे सुपर मून, फुल मून। और जब नहीं सॉरी, जब एक माह के अंदर दो पूर्णिमा वाले चांद हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहेंगे? हम ब्लू मून कहेंगे, ठीक है। और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है बिल्कुल न्यूनतम होती, सबसे पास होता है चंद्रमा, तो बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई देती है, इसे हम कहेंगे सुपर मून और साथ में फुल मून। अब हम बात करते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल हो जाता है, तो बिल्कुल भी सीधी सी बात है, लाल होगा तो उसे क्या कहेंगे? हम ब्लड मून कहेंगे उसको। लेकिन एक बात यहाँ पर तो और याद रखनी है कि सूर्य ग्रहण की घटना है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना संभव है, जबकि पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना बहुत ही दुर्लभ है। किस पक्ष में चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता है? किस में? शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता है। अब ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कब डूबता है, कब, ये सारी चीज़ हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से हम समझ पाएंगे। दोस्तों ये देखो, ये जैसे पूरा अपना हिंदी महीना है, ठीक है। इसके दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ये जो पहला वाला जो पक्ष है, यानी कोई भी हिंदू महीना लागू होता है, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, जैसे कोई भी महीना है, तो इसके जो पहले 15 दिन होते हैं, यानी पूरे महीने को हम दो पखवाड़ों के अंदर बांट लेंगे, पहले 15 दिन, बाद वाले 15 दिन। तो जो पहले 15 दिन होते हैं उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है। और जो बाद वाले 15 दिन होते हैं उसे कहते हैं हम शुक्ल पक्ष। कृष्ण का मतलब होता है काला, ठीक है, और शुक्ल का मतलब होता है उजला हुआ। तो इनसे देखो आप बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी महीना स्टार्ट होता है, यानी किसी महीने का लास्ट दिन होगा वो होगा पूर्णिमा, ठीक है। कोई भी महीना हुआ उसका जो आखिरी दिन है वो रहेगा पूर्णिमा, जैसे चैत्र पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, ठीक है। तो इसको चाहे इस लाइन को मान लो या फिर इस लाइन को मान लो, एक ही बात है, ठीक है। यही लाइन ये लाइन है, तो मान लो ये किसी महीने की आखिरी दिन है ये पूर्णिमा, ठीक है। अब उसके बाद में नया महीना स्टार्ट हो गया, वैशाख स्टार्ट हो गया मान लो, तो वैशाख का स्टार्ट होगा कृष्ण पक्ष, यानी वैशाख कृष्ण एक का और द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, ऐसे, ठीक है ना। तो देखो आपने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि
पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, एक बात यहाँ पर याद कर लो कि पूर्णिमा है, यहाँ पर किसी महीने का आखिरी दिन है, उस दिन चंद्रमा पूर्ण होगा और उसके बाद में धीरे धीरे घटता आएगा। यानी जब चंद्रमा प्रतिदिन, चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग है वह धीरे धीरे घटता हुआ आएगा, वो पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष, और वो पहला पक्ष रहेगा, पहला पखवाड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब कृष्ण पक्ष का मतलब है जिस पक्ष के अंदर चंद्रमा का प्रकाशित भाग है वह रोजाना कम होता हुआ दिखाई देगा, तो ये होगा कृष्ण पक्ष। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि सूर्य 50 मिनट ने, ये जो चंद्रमा होता है ये रोजाना 50 मिनट देरी से उगता है। ठीक है, तो पूर्णिमा वाले दिन है, बिल्कुल पूर्ण चंद्रमा है, फिर धीरे धीरे कम होता हुआ आएगा और फिर आएगी अमावस्या। यानी कि महीने के बीच में आती है अमावस्या और पूर्णिमा होती है महीने का लास्ट दिन। तो महीने के बीच के अंदर यानी कृष्ण पक्ष की जो भाई मतलब 15वां दिन होता है वो कहलाएगा अमावस्या। अमावस्या के दिन चंद्रमा का बिल्कुल भी कोई भाग दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है। और उसके बाद में धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ेगा, छोटे से बड़ा होता जाएगा। तो जिस पक्ष के अंदर सूर्य का प्रकाशित भाग है वो बढ़ता है, उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे शुक्ल पक्ष। ठीक है, यानी शुक्ल पक्ष के अंदर इसका चंद्रमा का प्रकाशित भाग है वो रोजाना बढ़ता जाता है और फिर लास्ट वाले दिन पूर्णिमा आएगी जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा। तो दोस्तों दो बातें याद रखो, यानी किसी भी महीने का पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। यानी कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता जाता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है। महीने का महीने का जो लास्ट दिन होता है वो पूर्णिमा होता है और महीने के बीच के अंदर जो दिन आता है वो आता है अमावस्या। ठीक है, यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग वो कम होगा और अमावस्या पूर्णिमा तक बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक अपन ये और देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यानी सूर्य ग्रहण के अंदर स्थिति क्या होती है कि यहाँ पर सूर्य, ये सूर्य और ये हो गई पृथ्वी, दोनों बीच में आ गया चंद्रमा। अब सूर्य से जो भी किरण आएंगी वो सीधी चंद्रमा के ऊपर पड़ेंगे और हमें चंद्रमा की छाया दिखाई देगी पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि जैसे सूर्य है वो आधा बिल्कुल कटा हुआ है, क्योंकि हम देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया वो चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम ये पहुँच गए, प्रश्न हमने कर लिए थे कि किस पक्ष के अंदर चंद्रमा का प्रकाशित भाग है वह प्रतिदिन बढ़ता है, शुक्ल पक्ष के अंदर बढ़ता है, यह पक्ष अमावस्या के बाद आता है। और इस पक्ष के अंदर जो चंद्रमा है 50 मिनट देर से डूबता है। और अगला प्रश्न था किस पक्ष में चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन घटता है। तो दोस्तों ये कृष्ण पक्ष के अंदर घटता है, यह पक्ष पूर्णिमा के बाद आता है और इसमें चंद्रमा 50 मिनट देर से उगता है। तो दोनों हमने डायग्राम के माध्यम से देख लिए। अगला प्रश्न है कृष्ण पक्ष की चौथी रात का चांद है वो क्या कहलाता है? वो कुबड़ा चांद कहलाएगा, यानी 3/4 भाग दिखाई देगा वो हमें। और जबकि 11वीं 12वीं रात का जो चांद होता है वह हंसिया चांद कहलाएगा। एक वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो सकते हैं? तो दोस्तों एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति हो सकती है। कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जा सकते हैं लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आकार में अंतर है, इस वजह से पूर्ण सूर्य ग्रहण तो देखे जा सकते हैं लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो बहुत दुर्लभ है। डायमंड रिंग यानी हीरक वलय की संरचना कब निर्मित होती है? दोस्तों ये स्थिति बनती है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण से कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद में, यानी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है यानी पूर्ण रूप से सूर्य अदृश्य हो जाता है उससे कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद हमें डायमंड रिंग की आकृति का सूर्य दिखाई देगा, बहुत ही बारीक रिंग टाइप में दिखाई देगी, जिसे हीरक वलय या डायमंड रिंग कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 8 मिनट, यानी 8 मिनट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट हो सकता है, 8 मिनट से ज़्यादा पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। और दोस्तों 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण है वह 22 जुलाई 2009 को गठित हुआ था। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर गिरने वाली छाया क्षेत्र को क्या कहते हैं? संपूर्णता क्षेत्र कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के जितने भूभाग के ऊपर सूर्य ग्रहण के समय छाया गिरेगी यानी चंद्रमा की छाया गिरेगी और संपूर्ण भाग है वो संपूर्णता का क्षेत्र कहलाएगा, पूरी छाया वाला क्षेत्र। और यह क्षेत्र 260 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है अधिकतम पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। तो दोस्तों ये था हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद में अक्षांश देशांतर वगैरह और जो भी टॉपिक है वो भी हम जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे और 20 तारीख से पहले पहले आपके पास में सारे वीडियो होंगे। और दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि ये सारे वीडियो लास्ट टाइम के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं, तो 20 तारीख से और 25 तारीख तक 5-6 दिन तक लगातार आप 3-3 घंटे का टाइम देके और सामाजिक में अगर इन वीडियो को ही देख कर जाओगे तो बहुत फायदेमंद होंगे आपके लिए। इसी शुभकामनाओं के साथ में शुभ रात्रि।